तैयार है ये स्टार्ट। अब जब हम 2024 के संसदीय चुनावों की ओर बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे लोग एक सवाल पूछ रहे हैं, मायावती कहाँ गुम हो गई हैं? स्टॉप। वे ऐसी राजनेत्री हैं जो यूपी की पहली महिला दलित मुख्यमंत्री बनी और वह भी 4 बार। स्टॉप। 2007 में तो उन्होंने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, लेकिन आज लगता है जैसे वे राजनीतिक अज्ञातवास में चली गई हों। स्टॉप। 1995 में जब वे पहली बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी तो वे इस राज्य की सबसे युवा सीएम थीं। स्टॉप। 1989 में जब वे बिजनौर से सांसद चुनी गई तब वे मात्र 33 वर्ष की थीं। स्टॉप। तब से वे लोकसभा और राज्यसभा की अनेक मर्तबा सदस्य रह चुकी हैं। स्टॉप। मायावती के पिता यूपी के दादरी के निकट एक गांव के डाकघर में काम करते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए दिल्ली के कालिंदी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और डीयू की लॉ फैकल्टी से कानून की डिग्री हासिल की। स्टॉप। उन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी से बीएड भी किया। स्टॉप। 1977 में जब वे सिविल सेवाओं की परीक्षाओं की तैयारी कर रही थीं तब उनकी भेंट उनके मेंटर कांशीराम से हुई। स्टॉप। कांशीराम का दृष्टिकोण सामाजिक न्याय वाले भारत के निर्माण का था और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उचित ही उन्हें हमारे समय के महानतम सामाजिक सुधारकों में से एक बताया था। स्टॉप। कांशीराम को मायावती में संभावनाएं नजर आईं। मायावती आईएएस अधिकारी बनना चाहती थीं, लेकिन कांशीराम ने उनसे कहा कि अगर तुम राजनीति में प्रवेश करोगी तो अनेक आईएएस तुम्हें रिपोर्ट करेंगे। स्टॉप। उनकी भविष्यवाणी नाटकीय रूप से सही साबित हुई। स्टॉप। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बसपा की स्थापना की गई। स्टॉप। 1989 तक मायावती लोकसभा में प्रवेश कर चुकी थीं। स्टॉप। मात्र 6 वर्ष बाद वे यूपी की मुख्यमंत्री बन गई। स्टॉप। 2001 में कांशीराम ने घोषणा की कि बहन जी उनकी उत्तराधिकारी होंगी और वे बसपा की अध्यक्ष बनी। स्टॉप। मायावती ने जिस तेजी से राजनीति में सफलता की सीढ़ियां चढ़ी वह चमत्कारिक लग सकता है, लेकिन इसका एक कारण था भारत में अनुसूचित जातियां बहुत बड़ा वोट बैंक हैं और उनकी आबादी 25 करोड़ के आसपास है। स्टॉप। यूपी में तो 17% आबादी दलितों की है जबकि यादव 8% ही हैं। स्टॉप। पंजाब जहां कांशीराम का जन्म हुआ था में तो दलितों की 32% आबादी है। यह देश में सर्वाधिक है। स्टॉप। भारत की राष्ट्रीय राजनीति में अनुसूचित जातियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। स्टॉप। मायावती इस वर्ग की सफलतम नेत्री हैं, लेकिन उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। स्टॉप। आरक्षण व अन्य साधनों के बावजूद आज भी दलितों का शोषण व अपमान किया जाता है और उन्हें हिंसा का शिकार बनना पड़ता है। मायावती से यह भूल हुई कि कांशीराम का बहुजन आंदोलन राष्ट्रीय था, लेकिन उसे उन्होंने मुख्यतया यूपी तक सीमित कर दिया। अब वे यूपी में भी हाशिए पर हैं। पहला, उनके राजनीतिक निर्वासन की क्या वजह हो सकती है? 2007 से 2012 के दौरान अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने कुशलतापूर्वक सरकार चलाई थी। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी थी और दंगे, दुष्कर्म आदि की घटनाएं कम हुई थी। उन्होंने गरीबों के लिए अनेक योजनाएं चलाईं।
पिछली सरकारों की तुलना में उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार भी कम हुआ। उन्होंने अभी तक उपेक्षित रहे पिछड़ा वर्ग के प्रतीकों को सम्मान देकर एक ऐतिहासिक नैरेटिव में भी सुधार किया। 2007-8 में उन्होंने 26 करोड़ का आय कर चुकाया था, जो कि देश में सर्वाधिक में से एक था। सीबीआई ने आय से अधिक संपत्तियों के मामले में उन पर मामला दर्ज किया, लेकिन मायावती ने उन्हें प्राप्त हुए अनुदानों के सारे विवरण प्रस्तुत कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनके विवरणों को मान्यता दी। मायावती जिस आलीशान तरीके से अपने जन्मदिन मनाती थी, उस पर आलोचकों ने अंगुली उठाई थी, लेकिन आज ऐसा कौन सा राजनेता है जिसे अपने पर्सनैलिटी कल्ट को बढ़ावा देने के लिए मितव्ययिता का परिचय देने का श्रेय दिया जा सकता हो। स्टॉप पैरा। ऐसे में प्रश्न उठता है कि मायावती राजनीतिक रूप से पूरी तरह निष्क्रिय क्यों हो गई हैं। स्टॉप। अफवाहों की माने तो भाजपा के पास उनकी ऐसी संपत्तियों की जानकारी है जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया जा सकता है। इसके चलते उन्होंने बैक सीट पर रहने का निर्णय किया है, लेकिन उनका दलित ब्राह्मण मुसलमान वाला संयोजन आज भी एक चुनाव जिताऊ फार्मूला है। पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा ने 10 सीटें जीती थीं, जबकि उनके गठबंधन सहयोगी समाजवादी पार्टी को 5 ही सीटें मिल सकी थीं। वे अब भी भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, पर सवाल है कि क्या वे 2024 की चुनौती स्वीकारेंगी। स्टॉप।